Good morning, everyone. Good morning and welcome to the session. So, continuing our discussion from where we left yesterday. Okay. So, अगर आपको याद होगा कल हम लोग बात कर रहे थे कोप्लानैरिटी ऑफ वेक्टर्स के बारे में, राइट? तो उसमें हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट बात समझी. एंड व्हाट वाज दैट? हम लोगों ने ये समझी कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, सुने ध्यान से, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वो दो वेक्टर्स इक्वल हो सकते हैं, अनइक्वल हो सकते हैं, मतलब इक्वल अनइक्वल मतलब दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे एक फोर्स वेक्टर हुआ, एक वेलोसिटी वेक्टर हुआ, एक वेलोसिटी वेक्टर हुआ, एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ, राइट? तो वो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. बट अगर वो दो हैं तो फिर उन्हें अलाउबल मूवमेंट देके एक प्लेन में लाया जा सकता है. अगर वो दो डिफरेंट प्लेन में है तब भी उन्हें एक प्लेन में लाया जा सकता है. तो अगर दो वेक्टर की बात हो रही है तो दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं. क्या बोला मैंने? दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं. दे आर ऑलवेज कोप्लेनर. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर. सोचना ही नहीं है, दो वेक्टर की बात हो रही है, उनको वो कोप्लेनर होंगे ही होंगे. इधर वो कोप्लेनर खुद से होंगे या फिर आप उन्हें कोप्लेनर बना सकते हो. ये चीज सोचने लायक है. दो वेक्टर है तो इधर वो कोप्लेनर खुद से होंगे, ठीक है, या फिर आप उन्हें कोप्लेनर बना सकते हो. देखो कुछ बच्चे पूछ रहे सर कोप्लेनर का मतलब क्या है. ठीक है, आई विल एक्सप्लेन दैट अगेन. कोप्लेनर का मतलब क्या है? कोप्लेनर का मतलब है सेम प्लेन. प्लेन क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेन? देखो ये व्हाइट बोर्ड आपको दिख रहा है, ये एक प्लेन है. ये जो व्हाइट बोर्ड आपको दिख रहा है ये क्या है? ये एक प्लेन है. ठीक है. सो कोप्लेनर मतलब सेम प्लेन. ठीक है ना? तो सपोज मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं. सपोज मैंने एक वेक्टर ऐसे बनाया. क्या ये वेक्टर मैंने व्हाइट बोर्ड में बनाया है? हाँ. और एक वेक्टर मैंने इधर बनाया. क्या मैंने ये वेक्टर भी व्हाइट बोर्ड में बनाया है? मैं पूरा स्पेस यूज कर रहा हूँ, इस पेज को पूरा इस स्लाइड को यही एक्सप्लेन करने में लगा रहा हूँ. ठीक है. क्या ये दो वेक्टर कोप्लेनर है? हाँ, क्योंकि सेम प्लेन में ड्रॉ किया गया है. ठीक, सेम प्लेन में ड्रॉ किया गया है. अब इमेजिन करो ये एक वेक्टर आपका व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है, ठीक है ना? दूसरा एक वेक्टर मैं ये पेन बोल रहा हूँ. सपोज मैंने यहाँ पे इस पेन को रखा, ये भी एक वेक्टर है. एक वेक्टर व्हाइट बोर्ड में बना हुआ, दूसरा वेक्टर ये है. क्या अभी ये कोप्लेनर है? क्या अभी ये कोप्लेनर है? नहीं है. लेकिन क्या मैं इन्हें कोप्लेनर कर सकता हूं? सपोज मैंने ये वेक्टर कैसे बनाया, क्या मैं इसे कोप्लेनर कर सकता हूं? हाँ. बाय गिविंग इट अलाउबल मूवमेंट मैं इसको यहां से इस बोर्ड पे शिफ्ट कर सकता हूं. तो इसको शिफ्ट कर दूंगा बोर्ड पे. तो बोर्ड पे शिफ्ट कर दूंगा तो ये वाला वेक्टर जो है ये कुछ इस प्रकार का आ जाएगा. क्या ये कोप्लेनर हो जाएगा? क्या मेरी बात समझ में आई है? डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? क्या कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पूरा है? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है? वेरी गुड. दिस इज व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग, राइट? तो दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होंगे, प्लीज अंडरस्टैंड. अगर वो ऑलरेडी हैं तो दैट्स ओके, नहीं है तो आप उन्हें कोप्लेनर बना सकते हो. तो दो वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर होंगे, दैट इज व्हाट द स्टेटमेंट. कोप्लेनैरिटी हमें चेक करनी पड़ती है जब ज्यादा हो, दो से ज्यादा वेक्टर्स हो. दो वेक्टर को कोप्लेनर हो गया, लेकिन उसके बाद वाला जो तीसरा वेक्टर है फिर हमें चेक करना पड़ता है क्या तीसरा वेक्टर, जो दो वेक्टर हमने कंसिडर किया था वो कोप्लेनर हो गए. अब ये तीसरा वेक्टर, क्या ये दो वेक्टर जिधर लाई कर रहे हैं, क्या ये तीसरा वेक्टर भी जिधर मतलब जिस प्लेन में लाई कर रहा है, क्या ये तीसरा वेक्टर भी उसी प्लेन में लाई करता है? हमें टेस्ट करने की जरूरत पड़ती है जब दो से ज्यादा वेक्टर्स हों. अगर दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर है. ये आपको समझ में आना चाहिए. क्लियर है ये? दिस वाज द लास्ट पॉइंट दैट वी डेल्ट विद. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हम बात करते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर्स. ठीक है, परपेंडिकुलर वेक्टर्स की बात करते हैं. एज द नेम सजेस्ट, परपेंडिकुलर वेक्टर्स मतलब क्या? परपेंडिकुलर वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स, दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे. परपेंडिकुलर वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स इफ दोज वेक्टर्स द एंगल.
ठीक है, सिंपल। दो वेक्टर्स कब परपेंडिकुलर होंगे? जब दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो, 90 डिग्री। ठीक है, द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, दे आर नोन एज परपेंडिकुलर वेक्टर्स, दे आर आल्सो नोन एज ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। इनको ऑर्थोगोनल वेक्टर्स भी बोलते हैं। सिंपल, हमें याद रखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अभी देखो, परपेंडिकुलर वेक्टर्स में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ, अच्छा, एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। ये एक इंटरेस्टिंग थिंग है कि दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, मैं वो बताऊंगा अभी। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है सुनना, मैक्सिमम नंबर ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज 3। इससे ज्यादा म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स नहीं हो सकते। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ है? सपोज आपने बहुत सारे वेक्टर्स ले लिए, 3 4 5, इनमें से कोई भी दो उठा लो, वो आपस में 90 डिग्री में होने चाहिए। तो ऐसे कितने वेक्टर्स हो सकते हैं जिनमें से कोई भी दो वेक्टर उठा लो तो वो आपस में 90 डिग्री पे हो? दैट इज नोन एज म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। ठीक है ना। कितने भी नंबर वेक्टर हो, मान लो आपने 4 5 ऐसे 4 5 वेक्टर्स उठा लिए, इनमें से कोई भी दो चूज करो, अगर वो आपस में परपेंडिकुलर है, देन दैट इज नोन एज म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। समझ में आई बात? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स बोला जा रहा है कि 3 होता है। ऐसा क्यों? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, थोड़ा समझते हैं। तो ये समझाने के लिए मुझे आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा आपके लिए। ये डायग्राम जो है, इसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। मैं इसके बारे में कल बात कर चुका था। ठीक है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा जेड एक्सिस है। इसको आप इमेजिन कर सकते हो एज वन ऑफ द कोना ऑफ योर रूम। आपके रूम का एक कोना देखोगे तो वहां पे 3 वॉल्स मिलते हैं, ऐसे 2 वॉल्स वर्टिकल और एक वॉल हॉरिजॉन्टल। समझ में आ रहा है? ये हॉरिजॉन्टल है, ये वॉल तो नहीं है, ये ग्राउंड है। ये एक वॉल है, ये दूसरा वॉल है। क्या आप अपने घर का एक कोना, आप जिस घर में बैठे हो इमेजिन करो, क्या ये वही है? थोड़ा बोलना पड़ेगा, क्या ये बात समझ में आ रही है? दिस इज द राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्लियर है ये? तो ये जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब सुनो ध्यान से, सपोज मैं एक वेक्टर इधर बनाऊं, सपोज मैं दूसरा वेक्टर इधर बनाऊं, सपोज मैं तीसरा वेक्टर इधर बनाऊं। तो ये जो मैंने 3 वेक्टर बनाए हैं, ठीक है ना, एक रेड, एक ग्रीन, एक ब्लू, ये तीनों वेक्टर्स आर कॉल्ड एज म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर 3 ही हो सकते हैं, जो मैंने आपको समझाया है, इससे ज्यादा नहीं होगा। अभी तुम बोलोगे सर मैं कुछ और वेक्टर बना दूं, तो सपोज मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, उसको बहुत ज्यादा किचबिच तो नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ा सा आपको आइडिया देने के लिए। सपोज ये डायग्राम आपने बना लिया, मान लो कोई बोला, मैं फिर से एक डायग्राम बनाता हूँ, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन होगा, सेम मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, समझे। मान लो किसी ने बोला कि सर हम राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम ही लेंगे, ठीक है ना, यही लेंगे सर, लेकिन ये तो एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस को तो हम आगे एक्सटेंड कर ही सकते हैं। हाँ, तो ये एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और नीचे वाला माइनस वाई एक्सिस होगा, और ये जेड एक्सिस है तो ये पीछे वाला माइनस जेड एक्सिस होगा। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, बच्चे ने बोला कि सर देखो ये वाली वेक्टर तो आपने ले ली थी, ये एक वेक्टर था, दूसरा वेक्टर वाज समथिंग लाइक दिस, फील करना व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एंड थर्ड वेक्टर इज समथिंग लाइक दिस। मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक और वेक्टर ले रहा हूं, फील करना, मैं एक और वेक्टर ले रहा हूं सर, एंड आई एम टेकिंग दैट वेक्टर समवेयर हियर इन माइनस एक्स डायरेक्शन। तो मेरे 4 वेक्टर तो हो गए, 4 वेक्टर हो गए, लेकिन ये 4 वेक्टर परपेंडिकुलर भी लग रहे हैं, लेकिन क्या ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है? दैट्स द क्वेश्चन। देखो, सुनना ध्यान से, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला वेक्टर, क्या ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है? हाँ। क्या एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस वाले जो दो वेक्टर्स हैं, ब्लू और सॉरी रेड एंड ब्लू, क्या वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है?
है। y और z एक्सिस वाले जो वेक्टर्स हैं, ग्रीन वाला और ब्लू वाला, क्या वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है? हाँ है। अब अगर कोई बोला कि ऑरेंज, सो ये जो ब्राउन कलर वाला वेक्टर माइनस एक्स एक्सिस की तरफ है, अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ये माइनस एक्स एक्सिस वाला वेक्टर और ये रेड कलर वाला प्लस एक्स एक्सिस वाला वेक्टर, ये आपस में परपेंडिकुलर नहीं है। और आपको मैंने क्या समझाया था, थोड़ा सा हिंदी में लिख रहा हूं ताकि ये उभर के आए। आप भी वैसे लिखिए, सच दैट दैट पोर्शन ऑफ दैट नोट्स विल टेल यू टू रीड मी, रीड मी, रीड मी, मुझे पढ़ो, मुझे पढ़ो, मुझे पढ़ो, ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो। तो यहाँ पे देखो, एक्स एक्सिस की तरफ वाला वेक्टर है रेड और माइनस एक्स एक्सिस की तरफ वाला वेक्टर है ब्राउन। तो यहाँ पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर कब होगा? क्या बोला था मैंने? कितने भी वेक्टर उठा लो, उसमें से कोई भी दो वेक्टर उठाओ, वो अगर आपस में परपेंडिकुलर है, तब हम वो सारे वेक्टर्स को म्यूचुअली परपेंडिकुलर बोलेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर? सपोज हमने 4 वेक्टर उठाए, इन 4 में से कोई भी दो उठाओ, कोई भी दो, ये आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए, तभी वो 4 क्या कहलाएंगे? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब प्रॉब्लम ये है कि हमने 4 तो बना लिया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो माइनस एक्स एक्सिस की तरफ वेक्टर थी ब्राउन कलर वाली, और जो एक्स एक्सिस की तरफ वेक्टर है रेड कलर वाली, ये आपस में परपेंडिकुलर नहीं है। तो फिर ये 4 वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं कहलाएंगे। लेकिन क्या ये 3 वेक्टर में से कोई भी दो वेक्टर में उठा लूं, क्या ये आपस में परपेंडिकुलर है? इसीलिए बोला जाता है मैक्सिमम नंबर ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज 3। इससे ज्यादा म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स नहीं हो सकते। क्या क्लियर है ये? डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? दिखने में और होने में डिफरेंस होता है ना? जैसे हम बचपन से ऐसा करते आ रहे हैं, सुनना ध्यान से, देखो आपको फील आएगी। देखो, आपने यहाँ पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाला अपना ज्योग्राफिकल सिस्टम जो है वो बना दिया, फील करना, ठीक है? ठीक है, एक वेक्टर इधर गया, दूसरा वेक्टर इधर गया, तीसरा वेक्टर इधर गया, ध्यान से देखो, और चौथा वेक्टर इधर गया। क्या ये 4 वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है? व्हाट आई एम आस्किंग दैट, आर दीज 4 वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर? म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब समझो, आर दीज 4 वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर? आंसर इज नो। क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने के लिए जरूरी क्या है? इन 4 में से कोई भी दो उठाओ, ये आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए। देखो, इसको डिफाई करता है, अगर आप ये उठाओ और ये उठाओ, दीज आर नॉट परपेंडिकुलर। अगर आप ये उठाओ और ये उठाओ, दीज आर नॉट परपेंडिकुलर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? दीज आर नॉट परपेंडिकुलर। क्या क्लैरिटी है ये? सो इसमें से देखो, इसमें देखो, ये चार वेक्टर्स आर नॉट म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्या यहाँ पे ये 3, ये जो पहला वाला जो डायग्राम बनाया था, क्या ये 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर है? हाँ, ये 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। क्या ये 4 म्यूचुअली परपेंडिकुलर है? नहीं है। क्या बात समझ में आई? आई होप यू गॉट दिस, राइट? नोट करो अभी से फास्ट, क्विकली आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। हो गया क्या? हो गया? आप लिखते भी रहते हो जब मैं पढ़ाता हूँ, जल्दी क्विकली फास्ट। ठीक है, यस, आइए नेक्स्ट देखिए। मैं आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट देता हूँ, कुछ क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है। इफ p वेक्टर इज पैरेलल टू q वेक्टर, इसका मतलब है पैरेलल टू, राइट? एंड q वेक्टर इज पैरेलल टू r वेक्टर, देन p वेक्टर इज पैरेलल टू r वेक्टर। ट्रू या फॉल्स आपको इस स्टेटमेंट में लगाना है, इज इट ट्रू या फॉल्स? ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपके लिए कि इफ l वेक्टर is anti-parallel
ठीक है ठीक है, गुड गुड गुड, इज एंटी पैरेलल टू m वेक्टर एंड n वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू m वेक्टर, ठीक है, देन L vector and n vector must be anti-parallel या anti-parallel, must be anti-parallel और anti-parallel, true and false। याद रखना must be बोला गया है यहाँ पे, तो you should be very careful, ठीक है। चलो बताओ आंसर क्या है, ट्रू फॉल्स। एंटी-पैरेलल मीन्स उनके बीच का वो लोग जस्ट ऑपोजिटली डायरेक्टेड है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटी पैरेलल? अगर एक वेक्टर, सुनो ध्यान से, एंटी पैरेलल का मतलब क्या है? एंटी पैरेलल का मतलब है कि सपोज वन वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन, द अदर वेक्टर विल बी इन दिस डायरेक्शन, मींस दे विल बी जस्ट oppositely directed to each other, oppositely directed to each other, that is what is known as anti-parallel। बात समझ में आ रही है? अब देखो पहला क्वेश्चन देखो, if p vector is parallel to q vector and q vector is parallel to r vector, suppose we say this is a p vector, ठीक है, and suppose p vector is parallel to q vector, this is q vector, p vector is parallel to q vector and q vector is parallel to r vector, तो मैंने यहाँ पे एक r vector बना दिया। अब इनकी मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकती है, आर यू गेटिंग दैट फील? इनकी मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकती है, बिकॉज हम सिर्फ पैरेललिज्म की बात कर रहे हैं, पैरेलल होना, तो उनकी टेल टू हेड की डायरेक्शन जो है वो सेम होनी चाहिए। तो P पैरेलल टू Q, Q पैरेलल टू R, देन P वेक्टर इज पैरेलल टू R। क्या ये सही है? यस, दिस इज करेक्ट, सो दिस इज ट्रू। क्या बात समझ में आ रही है? दिख रहा है हमें। नेक्स्ट देखो, L वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू M वेक्टर। सपोज हमने एक वेक्टर बनाया L, तो L वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू M वेक्टर, तो क्या हो जाएगा? L वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू M वेक्टर, तो M वेक्टर में कैसे बनाऊं? कैसे बनाना पड़ेगा? इट कैन बी, इस एरो की लंबाई जो है ये अलग अलग हो सकती है, बिकॉज वी आर जस्ट डीलिंग अबाउट पैरेलल और एंटी पैरेलल, मतलब उनकी डायरेक्शन के बारे में सिर्फ बात कर रहे हैं। तो L वेक्टर इज पैरेलल टू M वेक्टर एंड N वेक्टर इज, सॉरी, L वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू M वेक्टर एंड N वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू M वेक्टर। N वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू M वेक्टर, मतलब N वेक्टर ऐसा हो जाएगा। इसकी मैग्नीट्यूड अलग हो सकती है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट डायरेक्शन ये हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट। तो ध्यान से देखो अभी, देन L एंड N मस्ट बी एंटी पैरेलल। नहीं, L एंड N तो पैरेलल हो रहे हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ, ठीक है, यहाँ पे जगह खत्म हो गया। आई होप यू हैव रिटन इट डाउन, ठीक है ना? क्या बात समझ में आई है? आई होप यू हैव रिटन इट डाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो पॉइंट्स मैं लिखा रहा हूँ ना, ये इस समय कोई न्यूमेरिकल नहीं बनता है, लेकिन इसमें थियोरी वाले क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्सेप्चुअल, ठीक है ना? तो ये सब पॉइंट्स को अच्छे से लिखो, इससे आपका कॉन्सेप्चुअल बेस भी बनता है और थियोरी वाले क्वेश्चंस जो आते हैं उनका आंसर भी कर पाएंगे। मुझे आप बता सकते हो मैक्सिमम नंबर ऑफ म्यूचुअली पैरेलल, वहां पे परपेंडिकुलर था लास्ट स्लाइड में, अभी मैं बोल रहा हूँ म्यूचुअली पैरेलल, मैक्सिमम नंबर ऑफ म्यूचुअली पैरेलल वेक्टर्स आर क्या? fill in the blanks, think and tell me। next, maximum number of mutually anti-parallel vectors are क्या? सोच के बताओ, हड़बड़ी मत करो, आराम से। गुड, मैक्सिमम नंबर ऑफ म्यूचुअली पैरेलल वेक्टर्स आर इनफाइनाइट, वेरी गुड। देखो, आप बहुत सारे ऐसे पैरेलल वेक्टर बना सकते हो, इनफाइनाइट इनफैक्ट। तो ये सारे वेक्टर्स, एंड लाइक दिस यू कैन क्रिएट योर ओन लिस्ट, जितना चाहे आप बना लो। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ म्यूचुअली पैरेलल वेक्टर विल बी इनफाइनाइट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। समझ में आई बात? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आ गया।
अभी देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ म्यूचुअली एंटाई पैरेलल वेक्टर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ म्यूचुअली एंटाई पैरेलल वेक्टर्स क्या होगा? देखो सपोज एक वेक्टर मैंने बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ठीक है, ये बनाया, ऐसा मैंने चार का सेट लिया, ठीक है, समझो ऐसा मैंने चार का सेट लिया। अब मुझे बताओ इसमें म्यूचुअली एंटाई पैरेलल मतलब कोई भी दो उठा लो तो वो एंटाई पैरेलल होने चाहिए। अगर मैं इसको और इसको उठाऊंगा तो ये तो पैरेलल है, अगर मैं इसको और इसको उठाऊंगा ये भी पैरेलल है, अगर मैं इसको और इसको उठाऊंगा तो ये एंटाई पैरेलल है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ म्यूचुअली एंटाई पैरेलल वेक्टर्स, तो ये जो चार का सेट है ये म्यूचुअली एंटाई पैरेलल नहीं है, क्योंकि म्यूचुअली एंटाई पैरेलल होने के लिए जितने भी वेक्टर आप लो सब आपस में एंटाई पैरेलल होने चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है? सब आपस में एंटाई पैरेलल होने चाहिए। तो ठीक है, चार में तो ये तो फेल हो गया, ये तो पॉसिबल नहीं है। और देखो सपोज मैं तीन लेता हूं, क्या ये तीन का सेट, सोचो क्या ये तीन का सेट म्यूचुअली एंटाई पैरेलल है? सोच के बताओ, क्या ये तीन का सेट म्यूचुअली एंटाई पैरेलल है? देखो इसको और इसको लिए तो एंटाई पैरेलल है, इसको और इसको लिए तो भी इसको और इसको लिए तो भी एंटाई पैरेलल है, लेकिन इसको और इसको लिए तो एंटाई पैरेलल नहीं है। तो ये पूरा सेट एंटाई पैरेलल नहीं होगा, म्यूचुअली एंटाई पैरेलल नहीं होगा। क्या बात समझ में आई है? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ म्यूचुअली एंटाई पैरेलल वेक्टर्स कितना हो सकता है? क्या आंसर होगा आपका, बोलो? 2। ये देखो ये जो सवाल है ना, ये सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में मिल सकता है, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्चुअल भी है और आपको अकल भी लगानी पड़ी, तो दैट्स व्हाई इट्स अ चार नहीं, दो, दो, दो। चार कैसे? म्यूचुअली एंटाई पैरेलल, सुनो म्यूचुअली का मतलब, ये वर्ड म्यूचुअली आ गया, मतलब क्या है? मतलब इस सेट में से कोई भी दो वेक्टर उठाओ वो आपस में क्या होने चाहिए? एंटाई पैरेलल। समझो इस बात को, ठीक है, डेफिनेशन को समझो। अगर आपको समझ में नहीं आता है, आपको लगता है कि आपको रिकॉल करने में दिक्कत होती है, हर चीज मैं लिखा नहीं सकता हूं, आप, मैं जो स्टेटमेंट बोल रहा हूँ स्टेटमेंट को लिखें। मैं बता रहा हूँ सीखने का तरीका बेस्ट क्या होता है, अगर आपको लगता है कि जब सर बोल रहे हैं तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो उसे अपने शब्दों में जो लैंग्वेज आपको पसंद है उसे साइड में लिख लो। सर ने बोला है कि अगर ग्रुप लेंगे, ऐसे ही लिखो, ये आपकी नोट्स है, आप सुनो जो बोर्ड में लिख रहे हो भाई, ये आपकी नोट्स है। सब सर ने बोला कि एक ग्रुप में कितने भी वेक्टर हो वो आपने उठा लिया। अब ये ग्रुप क्या म्यूचुअली एंटाई पैरेलल ग्रुप कहलाएगा? ये डिसाइड करने के लिए क्या करें, इस ग्रुप में से कोई भी दो उठाएं, कोई भी दो। अब ये कोई भी दो उठाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आपने बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ी हुई है, आई थिंक 10th के सिलेबस में आ चुका है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, दैट इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, समझ में आता है? तो अगर मैं चार वेक्टर लिया है तो म्यूचुअली पैरेलल होने के लिए मुझे दो दो के सेट बनाने पड़ेंगे। कितने सेट्स बनेंगे? 4C2। समझ में आता है? 10th में आ चुका है ना बोर्ड्स में, 10th में प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आ चुकी है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, स्टेट बोर्ड, आईसीएसई, सीबीएसई, नो, नहीं आई है? अच्छा कोई बात, कोई बात, छोड़ छोड़ दो, छोड़ दो, तो फॉरगेट अबाउट इट। तो मैं जो सिंपल बात बोल रहा हूँ कि कोई भी दो उठाओ, अगर कोई भी दो, सुनो ध्यान से, कोई भी दो उठाओ, अगर कोई भी दो, कोई भी दो उठाना है, ऐसा नहीं कि एक एक सेट उठा लिया बोल रहा हाँ ये तो एंटी पैरेलल है तो मेरा करेक्ट हो गया, नहीं, जितने भी दो दो के पेयर बन सकते हैं सारे उठाने हैं और चेक करना है कि ये सारे एंटी पैरेलल है। तो अगर सारे एंटी पैरेलल हैं देन दैट सेट ऑफ फोर विल बी कॉल्ड एज म्यूचुअली एंटी पैरेलल। समझे? ठीक है, तो सारे चेक करने हैं, कोई एक चेक करने से नहीं होगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट, राइट? क्विकली से नोट करो, आगे बढ़ते हैं फास्ट। ओके, अब आइए, अब मेन कंसेप्ट पे आएंगे। अब देखो ध्यान से, अब आपका रियल थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। सुनो ध्यान से, नेक्स्ट लिखिए एंगल बिटवीन वेक्टर्स। ठीक है, ये सब चीजें सीख रहे हो आप, अच्छी बात है कि आपको ये सब चीजें समझ में आ रही है।
क्योंकि ये सब चीजें आपको जरूरत पड़ेगी जब आप पहला टॉपिक फिजिक्स का पढ़ोगे, एंड दैट नेम इज किनेमेटिक्स। ठीक है, ये सब चीजें जरूरत पड़ेगी। अच्छा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होता है? तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे निकालते हैं? व्हाट इज द स्टेप बाय स्टेप मेथड फॉर फाइंडिंग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स? सुने ध्यान से। सबसे पहला स्टेप वन है अरेंज द टू वेक्टर्स in tail to tail orientation or head to head orientation if they are originally not arranged so. If they are originally not arranged so. ठीक है, स्टेप टू find the smaller angle between the two vectors arranged as per step वन। स्टेप वन ही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, और स्टेप टू में स्मॉलर एंगल, ये इंपॉर्टेंट है। तो फाइंड द स्मॉलर एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स अरेंज्ड एज पर स्टेप वन। स्टेप थ्री, द एंगल determined in step 2 is the answer। ये सिंपल एल्गोरिदम है। दिस इज द एल्गोरिदम समझते हो राइट? स्टेप बाय स्टेप मेथड। दिस इज द एल्गोरिदम फॉर फाइंडिंग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। सब लोग लिखें, फॉर फाइंडिंग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। थोड़ा फास्ट लिखें, नोट्स भी बनना चाहिए और आपकी राइटिंग भी फास्ट होनी चाहिए। बोर्ड्स में लिखना होता है, समझ में आ रहा है? इसलिए मैं ये सब लिखवाता हूँ बिगिनिंग से ही। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी होगी और बोर्ड्स के लिए भी साइमल्टेनियसली तैयार हो गए। क्या बात समझ में आ रही है? स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? सब लोग ने उतार लिया? आगे बढ़ते हैं, बोलो क्लियर है? क्लियर है? अब देखो यहाँ पे जो पहला स्टेप है, पहला स्टेप में बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली, इफ दे आर ओरिजिनली नॉट अरेंज सो। डू यू अंडरस्टैंड व्हाई दिस पॉइंट इज रिटन? डू यू अंडरस्टैंड व्हाई दिस पॉइंट इज रिटन इन स्टेप वन? Arrange the two vectors in tail to tail orientation or head to head orientation if they are originally not arranged so। मतलब दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल निकालना हो तो दो वेक्टर हेड टू हेड या टेल टू टेल ओरिएंटेशन में ऑलरेडी प्रेजेंट हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मतलब क्या हुआ सर? मतलब क्या हुआ? नहीं समझा? आओ बताता हूँ। सपोज देखो, फील करना। सपोज एक वेक्टर मैंने बनाया है ऐसा, व्हाइट बोर्ड के प्लेन में एक वेक्टर बनाया मैंने ऐसा, और इसी व्हाइट बोर्ड के प्लेन में समझा रहा हूँ, हाँ ऐसा मत समझना कि सर इतना गैप क्यों छोड़ दिया, हम भी ऐसा बनाए क्या। सुनना, और दूसरा वेक्टर जो है, सपोज दूसरा वेक्टर है ऐसे बनाना, देखो सॉरी, दूसरा वेक्टर जो है वो कहीं पे यहाँ पे ऐसे बना। सपोज आई से दिस इज माय वेक्टर ए एंड सपोज आई से दिस इज माय वेक्टर बी। अब इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। क्या ओरिजिनली जो कॉन्फ़िगरेशन में ये वेक्टर दिया गया है इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन में, अच्छा क्या ये दो वेक्टर कोप्लेनर है? क्या ये दो वेक्टर कोप्लेनर है? जवाब दो। आई नीड रेस्पॉन्स। व्हेन आई आस्क यू समथिंग प्लीज रेस्पॉन्ड बिकॉज दैट इज विल बिल्ड योर कॉन्सेप्ट। क्या ये दोनों कोप्लेनर है? हाँ ये कोप्लेनर है। कैसे पता चला? सर वही व्हाइट बोर्ड के प्लेन में आपने बना दिया है तो कोप्लेनर ही होंगे। यस, दैट इज द लॉजिक। क्लियर है? ये व्हाइट बोर्ड के प्लेन में बनाया है सर, इसलिए वो कोप्लेनर है, एक ही प्लेन में आपने बनाया है। वेरी गुड। नाउ लिसन टू मी। क्या ये वेक्टर्स हेड टू हेड या टेल टू टेल ओरिएंटेशन में रखे हुए हैं? ठीक है, क्या ये वेक्टर्स हेड टू हेड या टेल टू टेल ओरिएंटेशन में रखे हुए हैं? नहीं रखे हुए, तो मुझे इन्हें हेड टू हेड या टेल टू टेल ओरिएंटेशन में लाना पड़ेगा। कैसे लाऊं? अब सुनना, कैसे लाऊं। अब किस वेक्टर को मूव करूं?
किस वेक्टर को कांस्टेंट रखूं या अपनी जगह पे रखूं, ये हमारे ऊपर है। मैं आपको करके दिखाता हूं। सपोज मैंने बोला कि भाई साहब मैं ना ये जो ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर के सपोर्ट को टच नहीं करूंगा, मैं इसको ऐसे ही रखूंगा। दिस इज द सपोर्ट ऑफ ए वेक्टर, जिसके ऊपर ए वेक्टर बनाया गया है, इसको बोलते हैं सपोर्ट, याद है बेसिक्स। इसको मैं टच नहीं करूंगा, इसको मैं फिक्स रखूंगा। फिक्स रखूंगा मतलब इसको मैं नहीं टच करूंगा। लेकिन मैं जो बी वेक्टर का जो सपोर्ट है, ये बी वेक्टर का सपोर्ट है, दिस इज द सपोर्ट ऑफ बी वेक्टर। अब मैं बी वेक्टर को बेसिकली मूव कराऊंगा, मैं बी वेक्टर को बेसिकली मूव कराऊंगा। जस्ट गिव मी अ मोमेंट गाइस, जस्ट गिव मी। ठीक है, मैं बी वेक्टर के सपोर्ट को मूव कराऊंगा। तो बी वेक्टर के सपोर्ट को मैं मूव कराऊंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं बी वेक्टर के सपोर्ट के पैरेलल एक लाइन खींचूंगा, सच दैट वो लाइन ए वेक्टर के टेल से गुजर रहा हो। मैंने एक लाइन खींचा, ठीक है, ध्यान से देखो, मैंने एक लाइन खींचा है जो कि बी वेक्टर के सपोर्ट के पैरेलल है। ये आपको दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पे ऐसे लाइन खींच लो। तो ये जो सपोर्ट है बी वेक्टर का, इस सपोर्ट के पैरेलल मैंने ये लाइन खींचा है। क्या मैं अलाउबल मूवमेंट देके इस बी वेक्टर को उठा के क्या मैं इस लाइन पे ला सकता हूं? लॉजिक देखो, यही आपको क्लियर होना है, बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है ये। क्या बात समझ में आ रही है? क्या मैं ये कर सकता हूं? यस, आई कैन डू इट बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ अलाउबल मूवमेंट। और अगर मैं ये करता हूं और मैं अगर दो बातों का ध्यान रखूं, क्या यहाँ पे जो इसका टेल से हेड की जो लेंथ थी और टेल टू हेड की जो डायरेक्शन है, वो मैं अगर चेंज ना करूं तो मेरा वेक्टर नहीं बदला, तो फिर तो मुझे ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। तो अब भी जो वेक्टर बनी विद दीज कॉन्स्टेंट्स, क्या टेल से हेड की दूरी, डिस्टेंस, एंड टेल टू हेड की डायरेक्शन, वो चेंज ना करूं, तो क्या मुझे जो वेक्टर मिलेगा, क्या वो वेक्टर वही होगा जो बी वेक्टर होगा? जवाब दो, क्या क्लियर है ये? तो मैं वही कर रहा हूं, मैंने इस वेक्टर को उठा के यहां पटक दिया, यहां पटक दिया, तो ये वेक्टर कहीं पे यहां पे आएगा। सॉरी, जस्ट अ मोमेंट। यहां पे आएगा ऐसे, ध्यान से देखो, मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं ताकि आपको एकदम क्लैरिटी है। ये देखो, यहां पे आया ये वेक्टर, आई होप यू अंडरस्टूड इट, राइट? अच्छा, ये वेक्टर क्या वेक्टर है? ये वेक्टर क्या बी वेक्टर ही रहेगा? यस सर, ये बी वेक्टर ही रहेगा। अभी भी देखो, ये दोनों वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर जो हैं, ये अभी भी हेड टू हेड या टेल टू टेल ओरिएंटेशन में नहीं आए हैं। तो अभी हेड टू हेड टेल टू टेल ओरिएंटेशन में लाने के लिए क्या करूं? क्या मैं इस वेक्टर को शिफ्ट कर सकता हूं इस पैरेलल सपोर्ट पे? ओरिजिनल सपोर्ट के पैरेलल ये सपोर्ट था, तो इसको मैं लिखता हूं पैरेलल सपोर्ट। किस वेक्टर का? बी वेक्टर का। क्या इस पैरेलल सपोर्ट में मैं इसको मूव करा के, ट्रांसलेट करा के यहां पे ला सकता हूं? फील करना। फिर जब मैं ये करूं तो सिर्फ इतना ध्यान देना है कि लेंथ बिटवीन हेड एंड टेल टू हेड की डायरेक्शन ये ना चेंज हो। क्या मैं ये काम कर सकता हूं? यस, आई कैन डू दैट। यस, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? बस ये कॉन्सेप्ट है, क्लियर है कि नहीं बोलो? क्या मैं इसको शिफ्ट करके इसी सेम लाइन पे, सॉरी, क्या मैं इसको शिफ्ट करके इसी सेम लाइन पे यहां पे ला सकता हूं? स्टिल माय वेक्टर विल रिमेन b vector only, yes or no? Still my vector will remain b vector only. क्या क्लियर है ये? अब मेरा ये दो वेक्टर टेल टू टेल ओरिएंटेशन में आया है, तो अब अगर ये टेल टू टेल ओरिएंटेशन में आया है तो इनके बीच का एंगल क्या होगा? सुनो, अब ये टेल टू टेल ओरिएंटेशन में आया है, तो इनके बीच का एंगल जो होगा, एक एंगल आया यहाँ पे देखो θ1, और दूसरा एंगल आया यहाँ पे देखो θ2। अब स्टेप 2 पे जाओ, कौन सा होगा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर?
स्टेप 2 में क्या बोलता है? स्मॉलर एंगल बिटवीन द टू वेक्टर अरेंज एज पर स्टेप 1 इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। स्मॉलर एंगल क्या हुआ? θ1। तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या हुआ? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या हुआ? विल बी θ1। क्या बात समझ में आई है? विल बी θ1। क्या क्लियर है? दिस इज व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग। क्या बात समझ में आई है? कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। आई होप यू गॉट इट, राइट? आई होप यू गॉट इट। अभी कोई बच्चा बोलेगा सर ये टू टेल किया है, मुझे हेड टू हेड चाहिए। कर लेते हैं। हेड टू हेड करने के लिए फिर से सुनो, एक ही डायग्राम में मैं सब कुछ बता दूंगा, इसलिए बड़ा सा डायग्राम सुनो। फिर से मैंने इस सपोर्ट के, मैं ए को फिक्स्ड रख रहा हूं, ए को मैं टच नहीं कर रहा हूं, मैं बी को ही मूव करा रहा हूं। अब मैं जब बी को मूव करा रहा हूं तो मैंने एक और सपोर्ट बनाया पैरेलल टू ओरिजिनल सपोर्ट ऑफ बी वेक्टर। ये सपोर्ट बनाया मैंने, ध्यान से देखना। दिस इज पैरेलल टू दिस वेक्टर। ओरिजिनल जो सपोर्ट था उसके पैरेलल है। आई होप यू अंडरस्टूड इट। अब मैं इस बी वेक्टर को उठा के यहां पे पटकूंगा। किस पे? ध्यान सुनना। ये आपको आपके रिकॉर्डिंग में दिख जाएगी अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो तो, वैसे होना नहीं चाहिए। मैं इसको उठा के यहां पे डालूंगा, तो इसको उठा के यहां पे डाला तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ऐसा होगा ये। आई होप यू गॉट दिस। फील करो, थोड़ा सा ये समय लगता है बट एक ही बार में आपको पूरी क्लैरिटी आ जाती है, फिर मुझे बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बना मेरा बी वेक्टर। क्या मेरा बी वेक्टर ये होगा? हाँ, टेल टू हेड की लेंथ भी सेम रखी है और टेल टू हेड की डायरेक्शन भी सेम रखी है। आई होप यू गॉट इट, राइट? ठीक है, बात समझ में आई है? अब मैं क्या करूं, अब भी ये हेड टू हेड अरेंज नहीं है, तो हेड टू हेड अरेंज करने के लिए क्या मुझे इसको फर्दर शिफ्ट करना पड़ेगा। शिफ्ट करके मुझे इस वेक्टर को थोड़ा सा मैं अलग से बनाऊंगा ताकि मैं दिखा सकूं कि ये शिफ्ट होने के बाद आई है। यहां पे दिखा रहा हूं, थोड़ा सा ऊपर बनाऊंगा। क्या मैं इसे शिफ्ट करके थोड़ा सा ऊपर क्यों बनाया सर आपने? अदरवाइज उसके ऊपर कोइंसाइड हो जाता ना, आपको समझ में नहीं आता, तो इसीलिए थोड़ा सा ऊपर बनाया है। कंफ्यूज मत होना, क्लियर है ना? थोड़ा सा ऊपर गैप, ये गैप कुछ भी नहीं है, ऐसा समझ लो। ठीक है? क्या मैं इसको उठा के, इस बी वेक्टर को उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर सकता हूं? ये मैं उसी लाइन के अलोंग शिफ्ट किया। अब देखो, क्या ये ओरिजिनल वाला ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, क्या ये आपस में, ये भी अभी भी बी वेक्टर ही है, क्या ये आपस में हेड टू हेड ओरिएंटेशन में आ गए? अब हेड टू हेड ओरिएंटेशन में आए हैं तो फिर से इनके बीच का एंगल, इधर इट विल बी दिस एंगल विच इज अल्फा 1 और इट विल बी दिस एंगल विच इज अल्फा 2। कौन सा एंगल होगा बोलो? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये किस ओरिएंटेशन में था? टेल टू टेल ओरिएंटेशन, टी टू टी लिख रहा हूं मैं। अब हेड टू हेड ओरिएंटेशन में लिखा है तो बोलो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या होगा? विल इट बी इक्वल टू अल्फा 1? बोलो हाँ या ना। विल इट बी इक्वल टू अल्फा 1? वेरी गुड। नाउ use your geometry understanding which you have learned from standard 3rd to standard 10th। अगर आपकी ज्योमेट्री अच्छी है तो आप मुझे बताओ, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट θ1 एंड α1? इनके बीच में क्या रिलेशनशिप आएगा? लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू? क्या आएगा इन दोनों के बीच में? जल्दी बोलो। अगर क्लैरिटी है तो बता दोगे, नहीं क्लैरिटी है तो रुक जाओगे। बोलो सब लोग। यस, इट इज पैरेलल सर, सॉरी, इट इज इक्वल। ठीक है, इट इज इक्वल। व्हाई इट इज इक्वल? बिकॉज सर ये देखो, ये पैरेलल सपोर्ट है, ये पैरेलल सपोर्ट है, ये दो पैरेलल सपोर्ट है, और जो ये ए वेक्टर वाली जो लाइन है सर, इट इज एक्टिंग लाइक ए ट्रांसवर्सल। तो हमें दिख रहा है यार सर कि ये θ1 और ये α1 जो है ये अल्टरनेट एंगल्स है सर, और दो पैरेलल लाइन के बीच में अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं सर, तो इसीलिए सर इक्वल है सर, कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं, अल्टरनेट। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, समझ में आई बात? डिड यू अंडरस्टैंड इट? क्या क्लियर है ये? अच्छा, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं बच्चों के, मैं जवाब दे रहा हूँ। ये जवाब देना जरूरी है, ये समझना जरूरी है। सुनो ध्यान से। क्वेश्चन क्या आ रहा है बच्चे का? क्वेश्चन आ रहा है बच्चे का कि सर क्या एंगल बिटवीन द टू वेक्टर निकालने के लिए क्या हमें हमेशा स्मॉलर एंगल ही देखना पड़ेगा जब दो वेक्टर को हेड टू हेड या टेल टू टेल अरेंज किया जाए? यस, ये कन्वेंशन है, इसे मैं और आप चेंज नहीं कर सकते। दिस इज व्हाट हैज बीन अंडरस्टूड थ्रू आउट, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन था कि किसको मानेंगे एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, स्मॉलर एंगल को या बड़े एंगल को।
तो ये बोला गया है कि जो स्मॉलर एंगल है दो वेक्टर के बीच में, व्हेन दे आर अरेंज्ड इन क्या, हेड टू हेड या टेल टू टेल अरेंजमेंट, स्मॉलर एंगल को ही हम एंगल बिटवीन द टू वेक्टर मानेंगे। सो दैट इज करेक्ट। क्या क्लियर है ये? एक और बच्चे का सवाल आता है, क्या सुनो ध्यान से, एक इंटरेस्टिंग सवाल है। सवाल क्या आ रहा है, सवाल सुनना। सवाल ये आया है कि सर वी शिफ्टेड द बी वेक्टर, सर हमने बी वेक्टर को शिफ्ट किया है, बट व्हाई वी डोंट डायरेक्टली इंक्रीज द लेंथ ऑफ बी वेक्टर। लेंथ ऑफ बी वेक्टर बढ़ाओगे तो बी वेक्टर तो बदल गया ना बेटा। अगर तुम लेंथ ऑफ बी वेक्टर बढ़ाओगे तो बी वेक्टर तो बदल गया ना, इट हैज चेंज्ड, इट इज नो लॉन्गर बी वेक्टर। क्योंकि वेक्टर को चेंज करने का तरीका मैंने आपको सिखाया था, तीन तरीके होते हैं, मैग्नीट्यूड बदल दो, डायरेक्शन बदल दो, या दोनों बदल दो। अगर आपने लेंथ ऑफ बी वेक्टर ही बदल दी तो वेक्टर ही बदल गया। तो फिर बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए बोला था ना आपको, तो आप बी वेक्टर की लंबाई को बिल्कुल नहीं बदलोगे, सिर्फ अलाउबल मूवमेंट यूज करके वेक्टर्स को हेड टू हेड अरेंजमेंट या टेल टू टेल अरेंजमेंट में रखोगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या दिमाग में घुस रहा है ये सब चीजें? देखो मैं ज्योमेट्री सब यूज करता हूँ, जो आप पढ़े हुए हो 1 से लेकर 10 तक, तो आप कंफर्टेबल फील करते हो। ये सब चीज बोलने का अलग अलग तरीका होता है। अगर मुझे स्टाइल ही मारना होगा तो मैं ऐसा बोलूंगा, आपको समझ ही ना आए। क्या आपको समझ आ रहा है? डिड यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स? क्या क्लियरिटी है? ये बहुत सिंपल है, लेकिन ऐसा नहीं पढ़ोगे तो डिफिकल्ट है, राइट? इट्स वेरी सिंपल। आई होप यू हैव नोटेड इट डाउन। प्लीज नोट इट डाउन फास्टली। आगे बढ़ते हैं। चलिए, आई होप यू हैव नोटेड इट डाउन। आगे बढ़ते हैं, ध्यान सुनना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो यहाँ पे। ठीक है, पहला है व्हाट इज द मैक्सिमम, आपको इसका फिल इन द ब्लैंक्स बताना है। मैक्सिमम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या हो सकता है? फिल इन द ब्लैंक्स करना है आपको। दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है ना? मैक्सिमम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या हो सकता है? जल्दी बोलना। फिल इन द ब्लैंक्स फास्ट, फिल इन द ब्लैंक्स फास्ट। 1 2 3 4 सबका फिल इन द ब्लैंक्स करना है, सबका फिल इन द ब्लैंक्स करना है। मैक्सिमम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज, मैक्सिमम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज, गलत, पहला गलत हो गया। मैक्सिमम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज, सोच के बोलो। 180 डिग्री इज करेक्ट, वेरी गुड पृथ्वीराज, 180 डिग्री इज करेक्ट। तो मैक्सिमम एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज 180 डिग्री, 180 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता है, सोचो। क्योंकि स्मॉलर ऑफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स व्हेन दे आर अरेंज्ड हेड टू हेड और टेल टू टेल इज नोन एज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो आप सोचो 180 डिग्री से ज्यादा अगर आपने कर दिया, मान लो एक वेक्टर ऐसा है, फील करना है, दूसरा वेक्टर आपने ऐसा लिया, तो इनके बीच का एंगल है 180 डिग्री। आप बोले मैं और बढ़ाऊंगा, बढ़ा। सपोज ये एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर आपने ऐसा कर दिया, उन्होंने एंगल बढ़ा दिया, तो ये एंगल बढ़ गया 180 डिग्री से। तो प्रॉब्लम ये हो गया कि ये 180 डिग्री हो गया, ये एंगल 180 डिग्री से ज्यादा हो गया, सॉरी। दिस एंगल इज दिस थीटा 1, सपोज थीटा 1 दिस इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, दिस थीटा 2 बिकम्स लेस देन 180 डिग्री। बट जब हम इस दो वेक्टर को ऐसे अरेंज करेंगे टेल टू टेल, तो आपको समझ में आ रहा है कि बेटा अब जो एंगल है वो एंगल थीटा 2 हो गया, थीटा 1 होगा ही नहीं, क्योंकि एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज द स्मॉलर ऑफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। यस और नो? कुछ नहीं आया। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? जिसने 360 डिग्री बोला उसने सोचा नहीं, वो ज्योमेट्री के बेसिस पे सोच रहा है। ज्योमेट्री यहाँ पे ज्योमेट्री से थोड़ा अलग हो गया ना भाई, क्योंकि कंडीशन आ गया। समझ में आ रही है? आई होप यू गॉट इट। व्हेन वेक्टर्स आर पैरेलल एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री, वेरी गुड। व्हेन वेक्टर इज परपेंडिकुलर एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, वेरी गुड। व्हेन वेक्टर्स आर एंटीपैरेलल एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री, वेरी गुड। क्या क्लियर है ये? क्या बात समझ में आई है? सो दिस इज व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, गलती पहले में ही होती है, सब मैक्सिमम बच्चों से पहले में गलती होती है, तो गलती ना करें। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। क्विकली फास्ट,
क्विकली नोट करें फास्ट। ओके गुड, चलिए आइए नेक्स्ट। देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, गलती मत करना, ठीक है, गलती मत करना। ओके सर, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द फर्स्ट क्वेश्चन? यस, मैक्सिमम एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज 180 डिग्री। सुनो ध्यान से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स? एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज नॉट एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू वेक्टर जब तुम निकालते हो तो दो वेक्टर को हेड टू हेड या टेल टू टेल अरेंज करने के बाद उन दोनों वेक्टर के बीच में जो स्मॉलर एंगल है वो होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो स्मॉलर एंगल जो है, अगर आपने मान लो ये वाला केस लिया, पहला वाला केस लिया आपने, तो पहले वाले केस में आपको एंगल बिटवीन टू वेक्टर 180 डिग्री मिल रहा है। अभी आप बोल रहे हो मैं एंगल और बढ़ाना चाहता हूँ, बढ़ा दिया आपने दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, आपको लग रहा है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर बढ़ गया, लेकिन नहीं बढ़ा, ये घट गया। क्यों? क्योंकि आपके पास एक एंगल आया इस केस में θ1 विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, और दूसरा एंगल जो आया वो आया θ2 विच इज लेस देन 180 डिग्री। नहीं आया समझ? एक एंगल आया θ1 ग्रेटर देन 180 डिग्री, दूसरा एंगल आया θ2 लेस देन 180 डिग्री, लेकिन आपका आंसर क्या है यहाँ पे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स? θ1 या θ2? क्या है जल्दी बोलो, θ1 या θ2 जल्दी बोलो, क्या है एंगल? θ2, because angle between two vector is the smaller of the angle between two vector, yes or no? Yes sir। तो क्या आपको लगता है कि मैक्सिमम एंगल बिटवीन टू वेक्टर जो हो सकता है वो 180 डिग्री, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इज एंटाई पैरेलल। एंटाई पैरेलल मतलब दो वेक्टर जो अपोजिटली डायरेक्टेड होते हैं, ये एंटाई पैरेलल वेक्टर्स हैं। ये वाला वेक्टर, सपोज इस वेक्टर को मैं बोलता हूँ ए वेक्टर, इस वेक्टर को बोलता हूँ बी वेक्टर, ये दोनों एंटाई पैरेलल वेक्टर है बिकॉज इन दोनों की डायरेक्शन जो है अपोजिट है। तो एंटाई पैरेलल जब वेक्टर्स होते हैं तो उनके बीच का एंगल 180 डिग्री होता है, ठीक है। एंटाई पैरेलल जब वेक्टर्स होते हैं तो उनके बीच का एंगल 180 डिग्री होता है, ठीक है। आइए अभी देखिए, सपोज मैं आपको एक ट्रायंगल देता हूँ, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, इट्स अ गुड क्वेश्चन दैट वे, ठीक है। सपोज मैंने आपको एक ट्रायंगल दिया, अब सुनना ध्यान से, इस ट्रायंगल में मैं कैसे इन ट्रायंगल्स को वेक्टर्स में कैसे कन्वर्ट कर रहा हूँ उसे ध्यान से देखो। सपोज एक वेक्टर हुआ ये वाला, इसको मैंने वेक्टर बना दिया, ठीक है, ध्यान से देखना। ओके अंडरस्टूड सर, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा वाला जो वेक्टर हुआ वो मैंने लिया ये वाला, ये दूसरा वेक्टर है, ठीक है। तो ये ब्लैक कलर का ही इसका जो लेंथ है एरो का वो ब्लैक कलर से बनाया है, और हेड जो और टेल जो है वो अलग अलग कलर से दिखाया है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दीज आर थ्री डिफरेंट वेक्टर्स। और तीसरा जो है उसको मैंने ऐसे बनाया, देखो ध्यान से, क्लियर है? अब सुनो ध्यान से, मैं कुछ एंगल में बना रहा हूँ, ठीक है। ये एंगल सपोज है 40 डिग्री, ये एंगल है 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री कर दूं? नहीं 80 डिग्री, 70 डिग्री सही है, तो ये आ जाएगा, ये भी आएगा 70 डिग्री, ठीक है। दिस इज व्हाट इज द कंडीशन वी आर हैविंग। सपोज मैं वेक्टर्स के नाम दे रहा हूँ, सपोज दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर एंड दिस इज सी वेक्टर, ठीक। आपको बताना है फाइंड एंगल बिटवीन, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। दूसरा बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, तीसरा सी वेक्टर एंड ए वेक्टर। बता सकते हो क्या? सी वेक्टर एंड ए वेक्टर, जल्दी बोलो, 1 मिनट का समय दे रहा हूं, फास्ट। फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर बी वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर एंड सी वेक्टर एंड ए वेक्टर, फास्ट। इससे ज्यादा समय नहीं दूंगा, फास्ट। सीख रहे हो तुम, है ना, घबराना मत बिल्कुल, सोच के बोलना।
एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 70 डिग्री, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये दोनों वेक्टर हेड टू हेड अरेंज्ड हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक 70 डिग्री है, दूसरा जो एंगल आएगा ये एंगल ये वाला आ जाएगा विच विल बी बिगर एंगल, तो जो स्मॉलर एंगल है दैट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी। गुड, 70 डिग्री इज द फर्स्ट वन, इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बी एंड सी वेक्टर, 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 गलत कर रहे हो, बी एंड सी वेक्टर। और सोचो, देखो सबसे पहली बात, बी एंड सी वेक्टर का हेड एंड टेल आ रहा है पास में, तो ऐसे तो एंगल नहीं निकाल सकते, जो 70 डिग्री दिया हुआ है वो गलत है, बिल्कुल सही, अभी बच्चे आंसर कर रहे हैं सही तरीके से। गुड, आई एम हैप्पी दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो मुझे ये इसका सपोर्ट है बी वेक्टर का, और सॉरी ए सी वेक्टर का, और ये है बी वेक्टर का सपोर्ट। ठीक है, सोचने का तरीका देखो, आप चाहो तो बी वेक्टर को शिफ्ट करके यहां से यहां ले आओ, सच दैट बी वेक्टर का जो हेड है वो यहां आ जाए और बी वेक्टर का जो टेल है वो यहां आ जाए, एंश्योर करते हुए कि टेल टू हेड की डायरेक्शन और टेल से हेड के बीच की दूरी ये ना बदले। सुनना ध्यान से, तो अगर आपने ऐसे लिख दिया इसको, ये 70 डिग्री है, ध्यान से सुनना, क्या आपको लगता है कि ये पूरा एंगल एंगल इन स्ट्रेट लाइन के बेसिस पे 180 डिग्री है? तो ये 70 डिग्री है, तो ये एंगल आ जाएगा 180 110 डिग्री। बट प्रॉब्लम ये है, क्या मेरा 110 डिग्री आंसर है? वो निकालने के लिए 110 डिग्री छोड़ के जो रिमेनिंग एंगल है उसको देखो, रिमेनिंग एंगल 360 माइनस 110 करेंगे तो 250 आता है। 250 बड़ा या 110 बड़ा? 110, 250 बड़ा, मतलब 110 इज योर आंसर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, बहुत इंटरेस्टिंग है। सी और ए वेक्टर के बीच का एंगल, सी और ए वेक्टर के बीच का एंगल 40 डिग्री है, क्योंकि ये टेल टू टेल रखे हुए हैं, और इनके बीच का एंगल 40 डिग्री है, और ये जो एंगल है ये बड़ा होगा 360 माइनस 40, तो स्मॉलर ऑफ द एंगल इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो दिस इज अ नाइस क्वेश्चन व्हिच एक्सप्लेन्स यू अ लॉट ऑफ थिंग्स। क्या मेरी बात समझ में आई है? कॉन्फिडेंस आया? अरे आया कि नहीं कॉन्फिडेंस, जल्दी बोलो खड़ाक से, आया ना? कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकाल सकते हो, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं है, कॉन्फिडेंस यू आर गेटिंग राइट। गुड, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, फील करना। ये देखो, सपोज मैं ऐसा एक स्क्वायर बना रहा हूं, फील करना, आई एम गिविंग यू ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चंस वेयर यू गेट अ प्रैक्टिस, ठीक है ना? सुनना ध्यान से, बेसिक्स पहले क्लियर करो, उसके बाद हम लोग धीरे 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 कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर चलेंगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है? सुनना ध्यान से, सपोज एक वेक्टर मैंने ऐसा बनाया, ये मेरा एक वेक्टर है, और ये वेक्टर की जो डायरेक्शन है ये ऐसी है, यहाँ पे टेल है, यहाँ पे हेड है, एंड लेट अस से कि ये जो एंगल है ये एंगल है 40 डिग्री, लेट अस से दिस एंगल इज 40 डिग्री, ठीक है? दूसरा, मैं यू नो एक और वेक्टर दे रहा हूं आपको, इसको मैं एक अलग कलर से बना रहा हूं, ठीक है? लेट अस से आई एम गिविंग अनदर वेक्टर, सपोज मैं दूसरा वेक्टर जो दे रहा हूं वो ऐसे दे रहा हूं, ये दूसरा वेक्टर, फील करना, this is the second vector, and let us say that uh, ये जो एंगल है ये एंगल है 30 डिग्री। इस वेक्टर का नाम दिया मैंने बी वेक्टर, इस वेक्टर का नाम दिया मैंने ए वेक्टर। आपको बताना है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये एक स्क्वायर है, दिस इज अ स्क्वायर, ये फ्रेम जो बनाया मैंने एक स्क्वायर है, यू हैव टू फाइंड आउट एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मैंने अभी आपके सामने एक क्वेश्चन बनाया, देखो देखो बना पाता है कि नहीं। ज्योमेट्री यूज करना है, एंगल बिटवीन निकालने के लिए आपको ज्योमेट्री यूज करना पड़ेगा। लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू नो ज्योमेट्री वेरी वेल, चलो बताओ, शायद आंसर आ जाएगा, चलो देखते हैं।
पहले अकल लगाओ, पहले अकल लगाओ, घबराओ मत, पहले क्वेश्चन सॉल्व करो। ट्राई टू सॉल्व दिस, यू शुड बी एबल टू सॉल्व दिस, कुछ खास बात नहीं है, डरना नहीं बिल्कुल। अकल लगाओ दूसरे एंड पे। एक 110 डिग्री आ रहा है, पता नहीं, आई डोंट नो। सुनो ध्यान से, सबसे पहले एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर अगर मुझे निकालना है, सुनो ध्यान से, एंगल बिटवीन ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर मुझे निकालना है, मुझे दो वेक्टर को कैसे रखने पड़ेंगे, टेल टू टेल या हेड टू हेड, ये समझने वाली बात है, ठीक है। तो मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे इधर ये वाले वेक्टर को, ये है ए वेक्टर का सपोर्ट मानना, इधर ए वेक्टर के सपोर्ट के पैरेलल या बी वेक्टर के सपोर्ट के पैरेलल मुझे लाइंस खींचने पड़ेंगी, पैरेलल लाइंस, एंड देन आई हैव टू मेक दैट एडजस्टमेंट, राइट। मतलब एडजस्टमेंट मतलब वी अंडरस्टैंड इट, मतलब अलाउबल मूवमेंट के तहत। क्या ये बात समझ में आएगी? अब आप लॉजिकली देखो, लॉजिकली देखो यहाँ, ठीक है। देखो, सपोज मैं ऐसे एक्सटेंड कर देता हूँ ये लाइन को, यही ज्यादा इजी लग रहा है, मैं इसको ऐसे एक्सटेंड कर देता हूँ ये लाइन, और ये लाइन ऐसे एक्सटेंडेड हो गया सपोर्ट को, ठीक है। अब देखो, मैं ए वेक्टर को मूव करा के यहाँ पे ला सकता हूँ, और बी वेक्टर को मूव करा के इस लाइन के ऊपर ऊपर लेके जा सकता हूँ, सो दैट दे कैन बी अरेंज टेल टू टेल, ठीक। तो अब आप सिर्फ इतना देखो, क्या आप ये वाली एंगल निकाल सकते हो? ओके, वी विल सी। ये 40 है, ये 90 है, सुने ध्यान से, दिस इज 40, दिस इज 90, 90 40 इज 130, ये एंगल 50 डिग्री है, दिस इज 30, दिस इज 90, दिस इज 60, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, दिस इज 60, so 60 50 is 110, ये 70। अब सुनो, सुनो होनहारों, देखो ये जो रेड कलर वाला वेक्टर है, इसको मैं यहां ले गया, सुनना ध्यान से, जगह कम है तो इसको मैं यहां ले गया, इसका टेल यहां आ गया, हेड में दिखा नहीं पा रहा हूं जगह कम है बोल के, ये ऊपर तक गया है, हेड उतना ही लेंथ मेंटेन रखना पड़ेगा। और ये जो ए वेक्टर है, ए वेक्टर को मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, थोड़ा सा पैरेलल दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैंने शिफ्ट किया हुआ है, सॉरी। क्या बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा अलग दिखा रहा हूं ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि हाँ ये ए वेक्टर को देखो मैंने शिफ्ट किया। क्या ऐसा मैंने किया तो क्या दोनों वेक्टर टेल टू टेल अरेंज हो गए? एवरीवन? तो अब देखो, ये 70 डिग्री है, ये एंगल हो गया 110 डिग्री, और ये जो रिमेनिंग एंगल है, ये एंगल हो गया 360 माइनस 110, जैसे 250 डिग्री। तो मेरा एंगल बिटवीन दिस रेड वेक्टर एंड सॉरी बी वेक्टर एंड ए वेक्टर क्या होगा? 110 होगा या 250 होगा? 110। सो योर आंसर इज 110 डिग्री। सो दिस एग्जांपल टीचर्स यू अ लॉट ऑफ थिंग्स। पहली बात, हम अलाउबल मूवमेंट को यूज कर पाए प्रैक्टिकल सिचुएशन में, वी आर एबल टू यूज अलाउबल मूवमेंट फॉर प्रैक्टिकल सिचुएशंस। कैसे हम वेक्टर्स को मूव करा सकते हैं उसके सपोर्ट पे या उसके पैरेलल सपोर्ट पे, ये सीखा। और फिर हेड टू हेड या टेल टू टेल अरेंजमेंट करने के बाद हमने ये सीखा कि ये करने के बाद यू नो क्या एंगल होगा इन वेक्टर्स के बीच में, तो वो हमने निकाला। तो वी आर एबल टू डू two things here. Did you get a feel? Sir, you got the same answer in different way. Good. It can be done in different ways also, but ensure while you are doing it, you need to arrange the vectors head to head or tail to tail. Can we shift a vector? Yes. तब से तो मैं यही बोल रहा हूँ, can we shift a vector? Yes, we can. We can shift a vector and the vector will remain the same if we ensure two things. What are they? कि टेल से हेड के बीच की डिस्टेंस
एंड टेल से हेड की डायरेक्शन ये सेम होनी चाहिए। अगर इसको मेंटेन रखते हुए हम वेक्टर को शिफ्ट कर रहे हैं तो वेक्टर चेंज नहीं होगा। जो शिफ्ट हम करते हैं ये हम कहां शिफ्ट करते हैं, इधर उसी लाइन पे या उसी सपोर्ट पे शिफ्ट करते हैं वेक्टर को, या फिर उस सपोर्ट के पैरेलल सपोर्ट में वेक्टर को शिफ्ट करते हैं। बस यही बात ध्यान देनी है। अगर ये कर लेते हो तो फिर वेक्टर चेंज नहीं होगा। यस और नो? पता नहीं क्या बोले, क्या क्लियर है? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? क्या ये समझ में आया? यस। अब देखो यहां पे एक बहुत अच्छा सवाल आया है, सर इंस्टेड ऑफ शिफ्टिंग बी इफ वी शिफ्ट ए विल वी गेट द सेम आंसर? आप बोलो, क्वेश्चन सुनना। इंस्टेड ऑफ शिफ्टिंग B, if we shift a vector and arrange a vector and b vector in head to head or tail to tail arrangement, will we get the same answer? ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या लगता है आपको? करेक्ट, we will get the same answer, yes or no? कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है अभी तक थोड़ा सा ना वो फील नहीं आई है। हाँ हम कर लेंगे। अरे कर सकते हो कि नहीं? किसी भी वेक्टर को शिफ्ट करो भाई। मैंने थोड़ा जो बोला है कि इसी वेक्टर को, ये वेक्टर जो लिखा होगा उसको रख लेना वहीं पे, बी वेक्टर को ही शिफ्ट करना, ऐसा मैंने कुछ भी बकवास किया है क्या? कोई भी वेक्टर को शिफ्ट करो, बट वो सब चीजों को ध्यान में रखते हुए। क्या क्लियर है? ये समझ में आई बात? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? बोलो पक्का। टाइम कितना हुआ? टाइम हो चुका है, ठीक है, टाइम हो चुका है। आई विल स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक्स अ लॉट।